हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिसे आपका बीएससी 5वें सेमेस्टर का यह आपका यूनिट नंबर सेकेंड का फाइलम नंबर 5वां होगा या चैप्टर नंबर उसका, जिसे चैप्टर के हिसाब से देखें फाइलम के हिसाब से तो 5वां फाइलम है। पहला था आपका प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा टीनोफोरा था और 5वां ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है ना। और ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन देखेंगे आप। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन में पहले जनरल कैरेक्टर इसका देखेंगे। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज ऐसे जीव जो फ्लैट होते हैं, फीता जैसे होते हैं, चपटे होते हैं, उनको चपटे कृमि भी कहते हैं। और ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का ये फाइलम या प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीव का जो विशेष कैरेक्टर है वो आपके सामने है बोर्ड पे। ठीक है ना। एक एक करके आप समझेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का जनरल कैरेक्टर क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिनके भ्रूण में 3 लेयर होती है, ठीक है ना, या जिनमें जो जर्मिनल लेयर होती है वो 3 होती है, ठीक है ना, उसे त्रिस्तरीय कहते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। चपटा का मतलब फीता जैसा होता है, इसे फीता कृमि भी कहते हैं। जैसे फीता देखे होंगे तो फीता का लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, चपटा होता है बिल्कुल सेम वैसा होता है, ठीक है ना, फ्लैट वर्म कहते हैं इसको। ठीक है। दूसरा ये सिलोमैट यानी अगुही होते हैं, इसमें गुहा नहीं होती है, इसमें कोई बॉडी में स्पेस नहीं होता, ठीक है ना। अनसेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी क्या होती है, खंड विहीन होती है। खंड विहीन का मतलब होता है कि जिनकी बॉडी में खंड नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, जिनकी बॉडी में खंड नहीं होते, खंड विहीन होते हैं। साथ में अब देखेंगे अब तीसरा कैरेक्टर क्या कह रहा है, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी छोटे से छोटे क्या होते हैं, एक कोष की है। बड़े से बड़े होते हैं 2 से 3 फीट तक के लंबे होते हैं, ठीक है ना। कोई कोई 5 फीट होता है, जैसे टीनिया सोलियम होता है। तो टीनिया सोलियम की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट के आसपास होती है, 7 फीट के आसपास तक होती है। ये लंबे होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनके जीव यानी इस फाइलम के जीव एक कोष्ठी भी हो सकते हैं और बहुकोष्ठी में तो कई फीट तक हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि 13,000 एनिमल मेंबर या 13,000 जीव इस फाइलम से बिलोंग करते हैं, नियर अबाउट अवेलेबल, ठीक है ना। 13,000 जीव इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। और 5वां कैरेक्टर इसका है बायलैटरल बॉडी सिमेट्री इसकी होती है। और बायलैटरल बॉडी सिमेट्री का मतलब हो गया द्विपार्श्विक सममिति। द्विपार्श्विक सममिति का हो गया खड़ा खड़ा काट दिया, आधा इधर डिवाइड हो गया बड़ा बड़ा दोनों भागों में। जैसे हम लोगों की बायलैटरल सिमेट्री है, मनुष्य की भी बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है समझ जाओ। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे, हाथ इधर भी है, पैर इधर इधर है, पूरी बॉडी अगर यहीं पे खड़ा खड़ा चीर दिया जाए पूरा एकदम खड़ा खड़ा से, तो आपकी बॉडी का 1/2 यानी आधा हिस्सा राइट और आधा हिस्सा लेफ्ट होगा। इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, हिंदी में द्विपार्श्विक सममिति कहते हैं, जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में पाया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, टिश्यू ऑर्गन लेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले आप पढ़ रहे थे कि जो ऑर्गन लेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है वह सेलुलर लेवल का होता है, यानी कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। और यहाँ पे ऊतकों के स्तर का संगठन होता है, यानी ऊतक ऊतक मिलकर के एक अंग बनाते हैं और अंग से वह ऑर्गन का सिस्टम बनता है टोटल। तो जैसे इनके छोटे छोटे जो सिस्टम्स बनेंगे, सिस्टम बहुत विकसित नहीं होते हैं, फिर भी इसमें टिश्यू ऑर्गन्स के लेवल पर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसके पहले वाले हम देखा था कि टिश्यू इंडिविजुअली, जो कोशिकाएं थी वो इंडिविजुअली काम कर रही थी, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे कोशिकाएं झुंड बना करके अब धीरे धीरे टिश्यू में कन्वर्ट होंगी। और एक इवोल्यूशन के पर्पज से, जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन हिंदी में उद्विकास कहते हैं। और उद्विकास के क्रम में आप ये समझेंगे कि प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा के बाद, उसके बाद टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसके बाद एस्केल्मिन्थीज, उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकार्डेटा, उसके बाद कार्डेटा, ठीक है ना। आप ये समझ रहे हैं। तो इवोल्यूशन के क्रम में ये दिखा रहा है कि इससे सीनियर ये है, 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 इससे सीनियर ये है और इससे सीनियर ये है। मतलब सीनियरिटी दिखा रहा है इवोल्यूशन में कि एक जीव के बाद दूसरा जीव, दूसरे के बाद तीसरे जीव में हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, जटिलता बढ़ती चली जाएगी। और जटिलता ये दर्शाती है कि आने वाला जीव यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जो एस्केल्मिन्थीज आएगा वो इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। एस्केल्मिन्थीज के बाद फिर एनेलिडा आएगा,
आर्थ्रोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा, इकेनोडर्मेटा आएगा, हेमिकार्डेटा आएगा, कार्डेटा आएगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप फाइलम में बढ़ते जाएंगे सब कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, सब जटिल होते जाते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है टिश्यू लेवल का। उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन का मतलब हो गया कि इसमें सेंसरी ऑर्गन हो गया और सेंसरी ऑर्गन से संबंधित सेंस रिसीव करने वाले और हेड, धीरे धीरे इसका एक एकुमुलेशन होने लगता है और ये लगता है कि फ्यूचर में हेड की शुरुआत होती है। मतलब फ्यूचर में हेड बनेगा ऐसा प्रतीत होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि सिफेलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, यानी हेड बनने की शुरुआत हो जाती है, जिसमें इसके सभी ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हुक्स पाए जाते हैं या फिर इसके तमाम जो जितने भी ऑर्गन्स हैं सेंसरी, इन सबों का विकास होना शुरू हो जाता है एंटेरियर इंड पर एक साइड में। ठीक है ना, और इसका माउथ है, चाहे हेड है, चाहे सेंसरी सिस्टम है, माउथ, सेंसरी सिस्टम, हेड वगैरह सब एक जगह इकट्ठा होना शुरू होने लगता है, तो कहते हैं कि सिफेलाइजेशन की शुरुआत होगी, बिगिनिंग। ठीक है ना, शुरुआत हो जाती है सिफेलाइजेशन। ठीक है ना, सिफेलाइजेशन क्या है? ये प्रिमिटिव हेड का नमूना होता है। मान ला कि हेड बनेगा बाद में, तो उस हेड बनने का एक प्रिमिटिव स्टेज होता है जहां से हेड बनने की शुरुआत होती है। इसके बाद आपका है थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है ना, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर इसमें पाई जाती है, जिसको आपने यहीं पे लिख दिया ट्रिप्लोब्लास्ट। थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जिसे ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं, और नाम जानने के लिए आप ये समझ सकते हैं, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर में बाहर की तरफ जो होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, जो बीच वाला होता है उसे मीजोडर्म कहते हैं, और जो अंदर वाला होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं। तो बीच वाला जो होता है उसे मीजोडर्म, अंदर वाला जो होता है उसे इंडोडर्म, जो बाहर होता है उसे एक्टोडर्म। ये तीन जर्मिनल लेयर होती है, जिसको हम थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। इसी जंतु में, जिन जंतुओं में तीनों लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, तीनों जिसमें पाई जाती हैं उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद हमें पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 ये कह रहा है कि इग्जो और इंडो स्केलेटन एब्सेंट होता है, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। यानी एकरा शरीर में हड्डी ना पावल जाला, एकरा शरीर के ऊपर जैसे हमारे में बाल नाखून होता है ना, इनमें ना पावल जाला। एकर शरीर बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम कोमल होती है, मुलायम होती है। ठीक है, इपिडर्मिस इज सॉफ्ट, इसका एपिडर्मिस वाला एरिया जो ऊपर का होता है वह सॉफ्ट होता है, जनरली बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसके बाद इसका सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हेल्प ब्रिंगलिंग मूवमेंट। इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर है, इसमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है, और ये मसल्स किसमें हेल्प करती है? रिंगलिंग में हेल्प करती है। ठीक ना, और रिंगलिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई जीव लड़खड़ा के चलता है, लगड़ा के चलता है, पूरा टेढ़े मेढ़े डिजाइन में चलता है, लंगड़ा के चलता है, लड़खड़ा के चलता है, तो लड़खड़ा के चलने को रिंगलिंग मूवमेंट कहते हैं। और जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के जंतुओं में जो टेढ़े मेढ़े चलने की जो प्रवृत्ति है और लड़खड़ा के चलने की जो प्रवृत्ति होती है, वह सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कारण होता है कि वह रिंगलिंग मूवमेंट करता है। ठीक पर समझ में आ रहा है? इसके बाद है पॉइंट नंबर 12, प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ये इसके उत्सर्जी अंग है जिसमें फ्लैम सेल पाई जाती है। फ्लैम सेल को हिंदी में ध्यान दीजिएगा ज्वाला कोशिका कहते हैं, ज्वाला कोशिका कहा जाता है। ठीक है ना, फ्लैम सेल यानी ज्वाला कोशिका। ये ज्वाला कोशिका, ठीक है ना, प्लेटिहेल्मिन्थेस के जीवों में एक उत्सर्जी कोशिका के या उत्सर्जी अंग के पास होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया के पास होती है, उसमें होती है। उसका काम होता है कि जो उत्सर्जी मटेरियल होते हैं उनकी बॉडी से बाहर करती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैम सेल। तो फ्लैम सेल को हिंदी में ज्वाला कोशिका कहते हैं। लगभग ज्वाला जैसी लंबी चोटी जैसी सेल भी होती है। जब आप डिटेल आगे पढ़ेंगे इस स्क्रिटरी ऑर्गन में, तो उसमें हम आपको डायग्राम्स इसका बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये फ्लैम सेल होती है। और उसके बाद देखेंगे इसका 13वां नंबर इसका है कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और भैया हर्माफ्रोडाइट को आपको कई बार हमें बता चुके हैं, पिछली प्रीवियस जो लेक्चर है वीडियो दी गई है आपको, आप उसमें अगर देखेंगे हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, और द्विलिंगी को मोनोसियस भी कहते हैं।
उसी को बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, और उसी को आप द्विलिंगी या फिर मोनोसियस भी कह सकते हैं। यानी इसका मेल फीमेल एक ही में होता है और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, इसकी बॉडी में, यानी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपस में कॉपुलेशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन फीमेल के सिस्टम में होता है, और जो रिप्रोडक्शन फीमेल के सिस्टम में होगा वह कहलाएगा आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम अगर पानी में रिलीज होता है तो वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितने जीव हैं, जितने जल में रहने वाले हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ना होता हुआ सब में एक्सटर्नल ना होता। मैक्सिमम जो जलीय जंतु हैं जो पानी में रहते हैं उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो भी एक्सटर्नल होता है सिर्फ जलीय जंतुओं में होता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली या मेनली फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एक्वेटिक एनिमल, बट सभी के सभी जंतु पानी वाले एक्सटर्नल नहीं करते हैं, लेकिन जो भी 2, 4, 10, 15, 20, 30 करते हैं वो सब जली वाले ही करते हैं। यानी जलीय जंतुओं में इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, लेकिन जो स्थलीय होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी में होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी में होगा, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको इंटरनल कहते हैं, और अगर पानी में होता है, बाहर होता है दोनों के सिस्टम से, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बायनिसेंस। ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन कैसा है। ये है प्लेटिहेल्मिन्थीज का क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में आप ये देखेंगे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज जो फाइलम है, फाइलम यानी संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज, इस प्लेटिहेल्मिन्थीज में 3 क्लास हैं। क्लास नंबर 1 है टर्बिलेरिया, दूसरा क्लास है ट्रिमेटोडा, और तीसरा क्लास है सिस्टोडा, जिसको सिस्टोइडिया कहते हैं, सिस्टोइडा या सिस्टोइडिया। ठीक है ना। अब देखेंगे कि जो टर्बिलेरिया है, टर्बिलेरिया में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी। जो ए है इसको आर्कोफोरांस कहते हैं, ठीक है ना। जो ग्रुप नंबर ए है इसको आर्कोफोरांस कहते हैं, ग्रुप नंबर बी को नियोफोरांस कहते हैं। 2 ग्रुप हैं। जो पहला वाला ग्रुप है इसमें 4 ऑर्डर हैं। ऑर्डर नंबर ए शिला है, जिसमें शिल नहीं। उसके बाद माइक्रोस्टोमीडा है, माइक्रोस्टोमीडा, ठीक है। बस ध्यान से सुनेंगे, नाम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पॉलीक्लैडिडा, इसका दूसरा जो है, तीसरा है पॉलीक्लैडिडा, और चौथा है कैटेनुलिडा, कैटेनुलिडा, ठीक है ना। 4 हो गया इसमें, एसिला, उसके बाद माइक्रोस्टोमीडा, उसके बाद तीसरा है पॉलीक्लैडिडा, चौथा है कैटेनुलिडा। उसके बाद जो ग्रुप नंबर बी है नियोफोरांस, नियोफोरांस में पहला है रैप्डोसिला, ठीक ना, रैप्डोसिला। दूसरा है ट्राइक्लैडिडा, ट्राइक्लैडिडा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर है इसका प्रोलेसिथोफोरांस, प्रोलेसिथोफोरान, ठीक है ना, प्रोलेसिथोफोरान, फोरा, ठीक है। और उसके बाद चौथा नंबर है आलोइसिला, आलोइसिला है। ये हो गया 4 आपके इसमें नियोफोरांस में और आर्कोफोरांस में। आर्कोफोरांस में 4, नियोफोरांस में 4। ये है क्लास नंबर 1 टर्बिलेरिया, ग्रुप नंबर 1 आर्केफोरांस, आर्केफोरांस में 4 ऑर्डर। उसके बाद नियोफोरांस में 4 ऑर्डर, एसिला, माइक्रोस्टोमीडा, तीसरा है पॉलीक्लैडिडा, चौथा है कैटेनुलिडा। उसके बाद नियोफोरांस में रैप्डोसिला, दूसरा ट्राइक्लैडिडा, उसके बाद तीसरा है प्रोलेसिथोफोरा, प्रोलेसिथोफोरा, और चौथा है आलोइसिला। उसके बाद आएंगे ट्रिमेटोडा में। ट्रिमेटोडा में ऑर्डर नंबर 1, इसमें 3 ऑर्डर है। ऑर्डर नंबर है मोनोजीनिया, दूसरा डाइजीनिया, और तीसरा है एस्पिडोगैस्ट्रिया, ठीक है ना, एस्पिडोगैस्ट्रिया। उसके बाद सिस्टोडा जो क्लास है, सिस्टोडा क्लास में 2 सब क्लास हैं। सब क्लास नंबर 1 है
यू सिस्टोडा, और दूसरा जो क्लास है, दूसरा क्लास जो दूसरा क्लास है सिस्टोडेरिया, ठीक ना। दूसरा क्लास है सिस्टोडेरिया, यहाँ पे दूसरा सब क्लास है सिस्टोडेरिया, नोट कर लीजिएगा यहीं पे, सिस्टोडेरिया, सिस्टोडेरिया, ठीक ना। दूसरा सब क्लास है सिस्टोडेरिया। अब आप देखेंगे भैया कि जो यू सिस्टोडा है, यू सिस्टोडा में ऑर्डर नंबर 1 से लेकर के ऑर्डर नंबर 11 तक यू सिस्टोडा में आते हैं, और सिस्टोडेरिया में 2 ऑर्डर आता है, ठीक ना। तो अब इसमें देखेंगे पहला नंबर है प्रोटियोसिफेला, पहला ऑर्डर है प्रोटियोसिफेला, दूसरा है टेट्राफाइलिडिया, ठीक ना, टेट्राफाइलिडिया, और तीसरे नंबर पर डाईफाइलिडिया, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पर साइक्लोफाइलिडिया, ठीक है ना। पांचवें नंबर पर है सीडोफाइलिडिया, और छठवें नंबर पर है एफोरिडिया, ठीक है ना। और सातवें नंबर पर है कैरियोफाइलिडा, ठीक है। और आठवें नंबर पर है ट्राइपैनोराइंका, ठीक है ना, ट्राइपैनोराइंका, ठीक है ना। और उसके बाद 9वें नंबर पर है स्पैथिबो थ्रीडिया, स्पैथो थ्रीडिया, ठीक है ना, स्पैथो स्पैथेबो थ्रीडिया, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर है लेकानी सिफेलिडिया, ठीक है ना, लेकानी सिफेलिडिया। उसके बाद 11 नंबर है डिस्पुली सिप्टिडा, डिस्पुली सिप्टिडिया, डिस्पुली सिप्टिडिया, ठीक है, 11 नंबर। उसके बाद क्लास आपका आएगा बी, उसमें सिस्टोडायरिया में आएगा एम्फिलिनिडिया, ठीक है ना। और उसके बाद गायरोक्रोस्टिलिडिया, ठीक है, गायरोक्रोस्टिलिडिया, एम्फिलिनिडिया, ये 2 ऑर्डर है जो सब क्लास बी सिस्टोडायरिया के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक नाम और क्लासिफिकेशन वाले नाम में जो साइंटिफिक नाम या इनका जो नाम रखा जाता है वो लैटिन वर्ड में, तो इसलिए थोड़े टेढ़े होते हैं। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे उतनी आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कंप्लीट होता है जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, और इसमें आपको टेनिया सोलियम का डिटेल मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में आप पढ़ेंगे उसमें टेनिया सोलियम का जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, टेनिया सोलियम का मार्फोलॉजी और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, हार्मोफ्रोडाइट के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।